प्यारे बच्चों, जय हिंद। बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यानी वो कह रहा हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 4, 5, 2, 1, 8, 9। अंकों 4, 5, 2, 1, 8, 9 से कितने 6 अंकों वाली संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट 6 नंबर्स निकालनी है हमें, तो हम पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर इस तरह से निकालते हैं, मतलब जो अंक एक बार आ गया उसे दोबारा नहीं लेना है। इस प्रकार से अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास अंक हैं कितने, 4, 5, 2, 1, 8, 9। ठीक है, तो इनके लिए हम 6 प्लेसेस यानी 6 स्थान बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पे 6 में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं। मतलब पहले स्थान पे 6 में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं। जब हम यहाँ पे कोई एक अंक ले लेंगे, अब हमारे पास अंक बचेंगे 5। यानी अगले वाले स्थान पे हम सिर्फ 5 अंकों में से भी किसी अंक का चयन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम तीसरे प्लेस पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 अंक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ 4 अंक बचे हैं। इन 4 अंकों में से ही हमें किसी एक अंक का चयन करना है। इसी प्रकार अगले वाले पे चौथे प्लेस पे अब क्या होगा, 3 अंक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 6 अंकों में से 3 बचे, तो 3 में से ही हम किसी अंक को चयन कर सकते हैं। इसके बाद में उसके अगले वाले में जब हम आते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 2 अंक बचे, यानी 2 में ही हमारे पास ऑप्शन है, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही अंक लास्ट में बचेगा। तो अगर हम इन सबको गुणा कर दें, ठीक है, आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 पंजे 30 और 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, तो 30 गुणा 24 यानी 24 × 72 और 0 का 0 यानी 720 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। तो 8 आने की प्रायिकता के लिए हम सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या है कि प्रायिकता योग 8 आने की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो अब देखिए टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे हम। एक पासे में 6 फलक होते हैं और पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, यानी घात इस पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 6 की पावर 2 यानी 6 का 6 36। तो टोटल तो नीचे हमारे पास 36 आ जाएगा। ये तो हमारा टोटल आ जाएगा। लेकिन अब हमें अनुकूल परिणामों की संख्या निकालनी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए हमें योग चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो योग 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 योग आने की संभावना क्या क्या बनेगी। देखिए एक तो बन सकता है ये कि पहले में 2 हो और दूसरे में 6 हो, तो 6 और 2 8। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे में 6 हो और दूसरे वाले पासे में 2 हो, तब भी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे में 3 हो और दूसरे में 5 हो, यानी 3 + 5 ये भी 8 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पासे में 5 हो और दूसरे वाले में 3 हो, तो यहाँ पे भी 5 और 3 8 हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पासे में 4 हो और दूसरे में भी 4 हो, तब भी 4 और 4 8 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स बने, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने बन गए, 5 बन गए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इवेंट यानी हमारी जो प्रायिकता योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, NE/NS, और NE हमारा कितना है, 5। कितना है हमारा टोटल, यहाँ पे हमने काउंट कर लिया था 5, तो 5 तो आ जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 36, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 5/36। तो 5/36 देख लीजिएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। समय के बारे में पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 पाइप है हमारे पास, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। पाइप ए 30 घंटे में पानी भरता है, जबकि पाइप बी 35 घंटे में पानी भरता है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम 30 और 35 का कितना होगा, 30 और 35 का एलसीएम होगा कितना, 210। कितना होगा, 210 होगा। तो इससे क्या है हमारा, ये 210 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी हमारा कुल यूनिट आ गया कि टंकी में इतने यूनिट पानी भरा जा सकता है। 210 यूनिट हमने कुल यूनिट निकाल लिया इससे। अब देखिए यहाँ पे 30 से अगर हम 210 में भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 7 बार।
इसी प्रकार 35 से 210 में भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 6 बार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी कार्य क्षमता निकल आई, यानी पाइप ए क्या कर सकता है, 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर सकता है, जबकि पाइप बी 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भर सकता है। तो वो कह रहा है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों पाइप अगर एक साथ खोल देते हैं तो ए प्लस बी दोनों पाइप अगर एक साथ खोल देते हैं तो 1 घंटे में 7 और 6 13 यूनिट पानी भर सकेगा। ठीक है, कितना भर सकेगा, 13 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन हमें निकालना है टैंक द्वारा कितना समय लेगा पूरा टैंक भरने में। दोनों पाइप अगर हम खोल देते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम निकालना है। तो टोटल यूनिट कितना था, टोटल यूनिट 210 भरना था हमें, और 1 घंटे में ए और बी दोनों पाइप मिलकर के 13 यूनिट पानी भर पा रहे हैं। तो 210 को 13 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 13 एकम 13 कितना बचा, यहाँ पे 8 बचा, 21 में से 13 गए तो 8 बचा, यहाँ पे हो गया 80, तो कितना हो गया 13 6 78, 13 सत्ते 91, तो 13 6 78, यहाँ पे 2 बचे तो ऊपर ले लीजिए 2 और बटे में आ जाएंगे 13, यानी ये हो जाएगा 16 सही 2/13, और 16 सही 2/13 ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 लड़कों हरी, बीजू तथा नागा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम हरी, बीजू और तीसरा है नागा। हरी, बीजू और नागा तीनों के पास कुल मिलाकर के 675 रुपए हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, यानी बीजू के पास जो भी धन है, बीजू के पास जो भी राशि है उसका 3 गुना हरी के पास है। तो यानी अगर बीजू के पास x है तो हरी को उसका 3 गुना है, यानी 3x है। बीजू के पास अगर x है तो हरी के पास 3x है। अब वो आगे क्या कह रहा है, लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक है, यानी नागा से हरी के पास 25 रुपए अधिक हैं। इसका मतलब नागा के पास हरी से 25 रुपए कम है। इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x - 25। इस बात को आप फिर से समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि बीजू मतलब हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक है, तो बीजू के पास x है तो हरी के पास 3x है। फिर वो कह रहा है नागा से 25 रुपये हरी के पास अधिक है, इसका मतलब नागा के पास हरी से 25 रुपये कम है। अब इन तीनों को मिलाकर के रुपए कितने हैं, 675। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, यानी 3x प्लस 3x माइनस 25, तो बराबर कितने के होना चाहिए, कुल योग कितना होना चाहिए इसका, 675। तो 675 होना चाहिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 3x और 1x 4x और 3 7x, तो 7x और ऋण के 25 को इधर ले जाइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 675 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 25 ऋण के हैं तो यहाँ पे जाके धन के हो जाएंगे, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 675 और 25 कितना हो गया 700। तो काट दीजिए इसको यहीं पे, 7 एकम 7 और 0 0, तो 700। तो x बराबर कितना आ गया 100। 7 से 700 काटा तो 100 बार काटा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 100 आ गया। अब वो पूछ रहा है नागा के पास कितने रुपए हैं, तो देखिए नागा के पास रुपए कितने थे, 3x, ये नागा के पास के रुपए थे कौन से, 3x माइनस 25, तो ये कितने थे 3x माइनस 25, और 3x माइनस 25 यानी 3 गुणा x की वैल्यू कितनी आई थी 100, तो यहाँ रख दीजिए, और माइनस कितने हैं 25, तो 100 का 3 से गुणा करेंगे तो 300 और माइनस 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 275 रुपए, यानी 275 रुपए, यानी ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश के पास 50,000 रुपए हैं जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1 बराबर 45 रुपए की दर से डॉलर में बदलता है। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 शेष हैं, तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने रुपए खर्च किए। तो अब सबसे पहले तो देखिए कि महेश के पास जो कुल रकम है, कुल रकम कितनी है, रुपए 50,000, कितने हैं रुपए 50,000, ठीक है, ये उसके पास कुल रकम है, और उसमें से उसके पास शेष कितने बचे थे, देखिए शेष रुपए
अब शेष रुपए में बदलना है, तो इसको डॉलर को रुपए में बदलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि $1 बराबर 45 रुपए, और उसके पास शेष कितने बचे थे? $200। तो $200 को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 45 से हमें गुणा करना होगा। तो 45 दूनी 90 और 2 जीरो, यानी शेष रुपए उसके पास कितने बचे थे? 9,000 रुपए। यहाँ पे 50,000 थे, ये 5,000 नहीं थे, 50,000 थे। तो यहाँ पे 9,000 रुपए उसके पास शेष बचे, यानी 50,000 कुल राशि थी और यहाँ पे 9,000 शेष बचा। तो कितना बचा? इसका मतलब उसने खर्च कितना किया, इसका मतलब क्या निकालना था हमें? उसने खर्च कितना किया। तो 50,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, तो यही उसने खर्च किया। तो 41,000 रुपए उसने खर्च किए, ये आंसर आ जाएगा। और 41,000 रुपए यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस सिर्फ हमें डॉलर से रुपए में बदलना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है, तो a का b कितना प्रतिशत b है? तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। a माइनस बी का मतलब गुणा, 90% का मतलब 90/100 बराबर a प्लस बी का, क्योंकि ये कह रहा बराबर हैं, तो बराबर a प्लस बी का, यानी का मतलब गुणा, और 60% का मतलब है 60/100। तो अब देखिए हर के 100 और ये हर के 100 कट गए, ठीक है, 100 से 100 कट गए। ऊपर देखिए यहाँ पे गुणित में है तो ये भी कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से काट लीजिए इसको, तो 3 त्रिका 9 और ये हो गया 3 दूनी 6। अब इसको 3 से गुणा कर दीजिए a माइनस बी को, तो 3 का a से गुणा करेंगे तो आएगा 3a, और 3 को b से गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण माइनस के 3b, और बराबर 2 को a प्लस बी से गुणा कर दीजिए तो 2 गुणा a 2a, और धन 2 गुणा b 2b। अब देखिए यहाँ पे 3a तो यहीं पे है, 2a को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए इस साइड में, तो ये हो जाएगा ऋण का, और बराबर 2b तो ज्यों का त्यों है, और 3b ऋण का था, इस साइड में लाए तो हो गया धन का, तो बराबर हो गया ये कितना? 3a में से 2a गया तो बचा a, और 2 और 3 हो गए 5b, यानी ये हो गए a बराबर 5b। तो अगर हम b को इधर ले आए तो गुणा में है तो यहाँ पे भागित में पहुँच जाएगा, तो a/b बराबर 5। और अगर हम अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5/1, यानी हम ये कह सकते हैं कि a अगर 5 यूनिट है तो b 1 यूनिट है। ठीक है, ए और बी की हमें यूनिट्स पता चल गई, ए 5 यूनिट है तो बी 1 यूनिट है। अब वो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, अब देखते हैं हम। वो कह रहा है ए का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेते हैं कि ए का x%, हम मान लेते हैं ए का x% बी है, तो यानी बराबर कितना है बी, इसकी वैल्यू b है, यानी a का x% हमने मान लिया कि माना कि x% बराबर है कितने के b के, तो a का मतलब a की वैल्यू रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, तो 5, और का मतलब गुणा, और x% का मतलब x/100, और बराबर में कितना b की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट रख दीजिए। तो अब देखिए काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 0 का 0। अब इसका कैची गुणा करेंगे तो x का 1 से गुणा होगा तो x एकम x, और 20 का 1 से गुणा होगा तब 20 एकम 20, यानी x बराबर 20%, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 है। तो पहले तो हम 70:105 को सरल रूप में बदल लेते हैं, तो इसको 35 से भाग देंगे तो दोनों ही कट जाएंगे, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105। इसका मतलब ये है कि 2:3 है, और 2:3 में अगर देखें तो 2 का 1.5 गुना यानी 1.5 गुना 3 है। इसको ये ध्यान से देखें, 2 का 1.5 गुना 3 है, ठीक है, 1.5 गुना 3 है। तो अब देखिए 1.5 गुना जो नहीं है उसको तो हम सीधा सीधा काट देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर कम यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ पे क्या है देखिए 185 और यहाँ पे 370, 185 दूनी 370, तो ये दुगना तो है नहीं, ये तो 1.5 गुना है, तो इसको ऑप्शन को काट दीजिए, और इस ऑप्शन को बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 366 है, इधर 244 है, जबकि इसमें क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये इसका 1.5 गुना तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो अब इस ऑप्शन को देखते हैं 496,
और इसका 1.5 गुना कर दीजिए तो 496 का 1 गुना तो 496 हुआ, और आधा गुना और कर दीजिए तो आधा गुना कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, आधा गुना करेंगे 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1.5 अपने आप ही हो जाएगा। 8 और 6 14, 10 और 4 14, और 5 और 2 7, 744 हो रहा है, इसका मतलब 620, ये गलत आंसर है। अब इसको चौथे वाले को चेक कर लेते हैं। चौथे वाले के लिए क्या करेंगे अपन, 468 का 1 गुना 468 हुआ, और इसका आधा गुना यानी हाफ, तो कर दीजिए हाफ इसका, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, तो ये हो गया 234। तो अब ये 1.5 गुना हो जाएगा, तो 8 और 4 12, 7 और 3 10, और 1 11, सॉरी यहाँ पे 8 और 4 12, और क्या हुआ, हाँ 6 और 1 7, 3 10, करेक्ट, 6 और 1 7 3 10, और यहाँ पे 1 बचा तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 702, यानी 702 यहाँ पे आ रहा है। तो 468 का 1.5 गुना 702 है, यानी 2:3 के अनुपात में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें 103, 102 और 98, ठीक है, इनका गुणनफल करना है। तो 103 गुणा 102 कर लीजिए पहले तो 103 और 102 क्या है, दोनों ही 100 से अधिक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है कि 103 में 2 जोड़ दीजिए, तो पहले लिख दीजिए 105, 3 और 2 5, 105, और इन 3 और 2 का गुणा कर दीजिए, और 2 अंकों में बदलना है, तो 3 दूनी 6, तो 2 अंक बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 06 लिख देंगे, तो ये 105 यानी 10,506 इनका गुणा हो गया, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें करना है हमें 98 से गुणा, तो 98 से गुणा करना है, तो 98 से गुणा का मतलब क्या हुआ कि 98 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 100 - 2, यानी एक बार हम इसका 100 गुना कर ले तो इसका 100 गुना कितना होगा, 105 06, और 100 गुना का मतलब 2 0, ठीक है। अब इसका 2 गुना कर लें, इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कैसे होगा, देखिए 2 × 6 12, ठीक है, और 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए, 8 बचे, यहाँ पे हो गए 9, 9 में से 1 गया, 8 बचे, यहाँ पे 5, 5 में से 0 गया, 5 बचे, अब यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9 बचे, और यहाँ पे 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और यहाँ पे पूरे 10 के 10 आ गए, यानी ये आ गया कितना, आंसर आ गया 1029,588, 1029,588, यानी ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं, सिंपल सा गुणा था, आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा, अंतिम अंक क्या होगा जब आप 7 की घात 233 का विस्तार करेंगे। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हम ये देखें कि कितने राउंड बाद रिपीट हो रहा। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343, 7 की घात 4 2401, और 7 की घात 5 देखिए 16,807। इसको आप ध्यान से अगर देखें तो ये 7 आखिरी मतलब अंतिम अंक पे 7 आ रहा है, कितने, 4 राउंड बार, और इसका जो 7 की पावर 2 है इसके भी 4 राउंड बाद देखें तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 टैली हो रहा। अगर हम इसको भी देखें तो इसके 4 राउंड बाद हमें ये नंबर मिल रहा है, और इसके भी यूनिट डिजिट पे 3 है। अगर हम इसको भी देखें तो 4 राउंड बाद 7 की पावर 8 है, और इसकी यूनिट डिजिट पे 1 है, इसकी यूनिट डिजिट पे 1 है। अब हम इन दोनों तीनों की समीक्षा करें तो देखिए यहाँ पे पहले वाले राउंड में 7 था, तो यहाँ 5वें वाले राउंड में भी 7 है, मतलब 4 राउंड बाद रिपीट हो रहा है हर एक। अगर यहाँ पे दूसरे वाले उसमें यानी 2 पावर पे 9 था, तो यहाँ पे 6 पावर पे 9 है, यहाँ पे 3 पावर पे 3 था, तो यहाँ पे 7 पावर पे 3 है, और यहाँ पे 4 पावर पे 1 था, तो यहाँ पे 4 और 4 8, यानी 8वें पावर पे 1 है अंतिम अंक, यानी 4 राउंड बाद रिपीट हो रहा है। अब जब हमें अगर ये पता चल जाता है, देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, अगर आपको ये पता है कि 7 की पावर में 4 राउंड के बाद में रिपीट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 की जितनी भी पावर है उसको उतार दीजिए और इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 पंजे 20, तो यहाँ बचे कितने, 3, और अंक उतारा 3 का तो हो गए 33, और 4 अट्ठे हो गए 32, और यहाँ पे भी शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब शेषफल 1 बचा, तो शेषफल 1 बचा यानी 1 की पावर वाला लागू होगा, तो शेषफल 1 बचा यानी इसका अंतिम अंक 7 होगा, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर शेषफल 1 बचा तो आपका अंतिम अंक 7 होगा, शेषफल अगर 2 बचता है अंतिम अंक 9 होगा, शेषफल 3 बचता है तो अंतिम अंक 3
होगा और शेष फल अगर शून्य बचता है, इस 4 को क्या मानेंगे हम, 4 को शून्य मानेंगे, तो शेष फल अगर शून्य बचता है तो अंतिम अंक 1 होगा। इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, शेष फल 1 है, अंतिम अंक 7 होगा, शेष फल 2 है, अंतिम अंक 9 होगा, शेष फल 3 है, अंतिम अंक 3 होगा, शेष फल 0 है, अंतिम अंक 1 होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है। जॉन क्या कर रहा है, 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जबकि जॉय जो है, जॉय क्या करता है, जॉय उसी घर को उतना ही काम 10 दिनों में कर रहा है, यानी 10 दिनों में ये पेंट कर रहा है। और जेम्स क्या कर रहा है, जेम्स जो है उसी घर को 5 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक है, तो इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल पेंटिंग कितनी यूनिट होनी थी। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम किसका किसका लेना होगा, 15, 10 और 5 का, और 15, 10 और 5 का एलसीएम होता है 30। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 30 एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कुल जो यूनिट वर्क है वो कितना है, 30 है। ठीक है, तो अब 15 से 30 को भाग देंगे तो आएगा 2, 10 से 30 को भाग देंगे तो आएगा 3, और 5 से 30 को भाग देंगे तो आएगा कितना, 6। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जॉन जो है, जॉन एक दिन में 2 यूनिट पेंट कर सकता है, जबकि जॉय एक दिन में 3 यूनिट पेंट कर सकता है, और जेम्स एक दिन में 6 यूनिट पेंट कर सकता है। यानी ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कार्यदक्षता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब ध्यान से पढ़ें कि यदि तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो तीनों अगर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 2 और 3 5 और 6 11 यूनिट पेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में। तो अब हमें क्या निकालना था कि तीनों एक साथ कार्य करें तो वो एक दिन में कार्य का कितना हिस्सा, तो कार्य का कितना हिस्सा पेंट कर सकेंगे। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे हम कि तीनों मिलकर के 11 यूनिट पेंट करते हैं, और कुल पेंट करना था 30, तो 11/30 ही इस कार्य का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक दिन में वो 11/30 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 2 हैं इसमें लोग, योलो और जोलो। तो लिख लेते हैं योलो और जोलो। अब देखिए, योलो और जोलो क्या कर रहे हैं, योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। तो इनका अनुपात कितना है, 6 और अनुपात 7। ये क्या है, इनका वर्तमान अनुपात है। क्या है, इनका वर्तमान अनुपात है। यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, वैसे इस अनुपात में कितना बड़ा है, देखिए इस अनुपात में तो 1 बड़ा है, सिर्फ 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है इस अनुपात में। लेकिन वो कह रहा है कि 4 वर्ष बड़ा है। तो एक बात आप समझ लें कि अपने पूरे जीवन काल में किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की जब आयु की तुलना की जाती है तो उनका जो अंतर है, वर्षों का अंतर, वो एज इट इज रहता है, वो कभी नहीं बदलता। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई की उम्र है 2 वर्ष, दूसरे भाई की उम्र है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद छोटा वाला भाई 2 + 5 यानी 7 वर्ष का हो जाएगा, और बड़ा वाला भाई 5 + 5 यानी 10 वर्ष का हो जाएगा। तो क्या इनकी आयु में अंतर आया? बिल्कुल नहीं आया। 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 10 में से 7 गए, 3 बचे। यानी ये 5 वर्ष पहले भी 3 अंतर था, इन दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था, यानी छोटे भाई और बड़े भाई की, और 5 वर्ष बाद भी 3 वर्षों का अंतर है। यानी अंतर जो है जीवन काल में कभी नहीं बदलता। बस इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं हम कि जोलो जो है वो कितना, 1 यूनिट बड़ा है। जोलो जो है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो जोलो 1 यूनिट बड़ा है किससे, योलो से। अब 1 यूनिट बड़ा है, इसका मतलब, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है उसमें, 4 वर्ष। तो अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष है तो हम इसकी वर्तमान आयु योलो और जोलो दोनों की निकाल सकते हैं। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, देखिए वर्तमान अनुपात था 6:7, ठीक है, और 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष है। तो अगर हम इस अनुपात में 4 से गुणा कर दें तो योलो की वर्तमान आयु आ जाएगी, और 4 से यहाँ गुणा कर दें तो जोलो की वर्तमान आयु आ जाएगी। यानी योलो की वर्तमान आयु 6 चौके 24 वर्ष होगी, और जोलो की वर्तमान आयु 7 चौके 28 वर्ष होगी। लेकिन हमें प्रश्न में क्या निकालना है, अब उस पर हम ध्यान दें। ये तो हमारी वर्तमान आयु निकल के आ गई। वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद योलो और जोलो की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए 4 वर्ष बाद क्या होगा। अब देखिए 4 वर्ष बाद
जोलो की उम्र और योलो की उम्र दोनों की देखें अगर हम, तो वर्तमान में देखिए यहाँ पे योलो की उम्र ये थी योलो और ये थी जोलो की। अब 4 वर्ष बाद योलो की उम्र कितनी होगी, तो अब 4 वर्ष बाद योलो की उम्र में इसमें वर्तमान उम्र में 4 प्लस कर दीजिए, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, यानी योलो की 4 वर्ष बाद उम्र कितनी हो गई 28 वर्ष। इसी प्रकार जोलो की निकाल लीजिए, तो जोलो की वर्तमान उम्र कितनी थी 28 वर्ष, 4 वर्ष बाद कितनी होगी 28 में 4 जोड़ दीजिए, तो 28 और 4 32 वर्ष। अब इसका वो कह रहा है कि अनुपात निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिए, तो 28 अनुपात 32 यानी कितने से कट रहे हैं ये 28 अनुपात 32, तो 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32 यानी 7 अनुपात 8, यानी 7 अनुपात 8, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है। तो अब इसकी 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है, यानी इनकी कुल आय कितनी होगी, तो हम 100 कर्मचारियों को का लिख देते हैं शॉर्ट में, कर्मचारियों की कुल आय। तो 100 कर्मचारियों की कुल आय बराबर कितनी हो जाएगी, कर्मचारी हैं 100 और औसत है कितना 92, तो 100 को 92 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 9200। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 40 कर्मचारियों की औसत आय इसमें दी हुई है, तो 40 कर्मचारियों की कुल आय कितनी होगी, कुल आय बराबर 40 गुणा और उनकी औसत आय, तो औसत आय कितनी है 80 है, तो 40 गुणा 80 यानी 4 अट्ठे 32 यानी 3200। ठीक है, अब 3200, तो अब वो कह रहा है कि 60 कर्मचारियों की औसत आय निकालिए। तो अब देखिए 100 की कुल आय ये है और 40 की ये है, तो 60 की हम कुल आय निकाल सकते हैं इससे, तो 60 कर्मचारियों की कुल आय बराबर क्या होगी, 100 कर्मचारियों की कुल आय में से 40 कर्मचारियों की कुल आय माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बराबर कितना, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बराबर 0 का 0, 0 का 0, ये कितना हुआ 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गए 6, यानी कितना आ गया 6000। क्लियर हो गया। तो 60 कर्मचारियों की कुल आय 6000 है और उसने पूछा है 60 कर्मचारियों की, क्या पूछा है 60 कर्मचारियों का औसत पूछा है उसने, तो 60 कर्मचारियों की औसत आय, तो हमें क्या पूछा है उसने औसत आय, तो औसत आय बराबर कुल आय कितनी है 6000 और बटे में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 60, 0 से 0 कटा, 6 से इसको काट दीजिए, 6 एकम 6 0 0 यानी कितना आ गया 100 आ गया, तो औसत कितना आ गया 100 आ गया, यानी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर होगा।